नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी का मेला आंचल उपन्यास। जैसा कि आपको पता है, हम उपन्यास की सीरीज़ जो है चला रहे हैं और हमने पहले भी उपन्यास कर चुके हैं। आज हमारा 5वां उपन्यास है मेला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, यानी ये कह लीजिए कि मेला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है, पहला आंचलिक उपन्यास है। तो आज हम मेला आंचल के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालेंगे जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, चाहे वह पात्र हो, चाहे इसके खंड हो, चाहे इसके जो है प्रमुख कथन हो, या फिर विद्वान जो हैं उनके द्वारा कहे गए विचार हो, विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है, ये सारी चीज़ें। और हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि उपन्यासकार के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के औराही हिंगना गांव, अरारिया जिला अंतर्गत पूर्व पूर्णिया जिला में हुआ है। देखिए, इनका जो जन्म हुआ है वो पूर्णिया जिला में हुआ है, और आपने अगर इनके उपन्यासों को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो फणीश्वरनाथ रेणु जी है वो पूर्णिया जिले के ही किसी न किसी जो है क्षेत्र को लेकर अपना जो है उपन्यास का कथावस्तु बनाते हैं। ठीक है, तो पूर्णिया जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम जो आज उपन्यास करने वाले हैं जिसका नाम है मेला आंचल, उसमें भी पूर्णिया जिले के एक जो है क्षेत्र की ही बात हो रही है, एक गांव की बात हो रही है। उस गांव का नाम क्या है? तो उस गांव का नाम जो है मैरीगंज उपन्यास की मैरीगंज जो है गांव की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, रेणु जी का बचपन का नाम फनेसरा था। ये आपको याद रखना है, क्या नाम था इनका बचपन का? फनेसरा। क्योंकि सभी जो उपन्यासकार है, या फिर आप कह लीजिए जो भी लेखक हैं, उनके बचपन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। और आगे देखिए, दादी ने उनका नाम रेणुआ रखा, कारण उनके जन्म के समय ऋण लेना पड़ा था। ठीक है, तो रेणु जी का नाम रेणुआ रखा गया था पहले, बाद में वो रेणु हो गया। रेणु जी की 3 शादियां हुई थी। आगे चलते हैं। रेणु जी क्रांतिकारी भी थे। 9 साल की उम्र में 40 साथियों को मिलाकर वानर सेना का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, जेल में उनका नाम पूछा गया तो वे अपना नाम जवाहरलाल नेहरू और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू बताते थे, क्योंकि वो देशभक्त थे और वो चाहते थे देश के लिए कुछ करना, वो क्रांतिकारी थे, तो इसीलिए जो है उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, आगे देखिए, जो ये हुआ पड़ा है, क्या कहते हैं इसको, हाईलाइट किया हुआ है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। रेणु जी के बचपन के शिक्षक रामदेनी तिवारी थे। रेणु जी विद्यार्थी जीवन में पहली कहानी परीक्षा है। ठीक है, तो उनकी पहली कहानी कौन सी है? परीक्षा। और वो कहाँ छपी थी? उनके गुरुजी रामदेनी तिवारी की पत्रिका में ही छपी थी। ठीक, काशी विद्यालय में बट बाबा कहानी लिखी उन्होंने, जो काफ़ी चर्चा का विषय रही थी। मेला आंचल उपन्यास को प्रकाशित किया गया 1954 में, और उसको प्रकाशित कराने के लिए जो उनकी तीसरी पत्नी थी लतिका जी, उन्हें अपने गहने जो है बेचने पड़े थे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, समकालीन कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गेजी रेणु जी के परम मित्र थे। ठीक है, आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का देहावसान 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि उनके ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई थी। आगे देखिए, रेणु जी के कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास, जैसे कि मेला आंचल जो हम आज करने वाले हैं। दूसरा है परती परिकथा, 1957 में इसका प्रकाशन वर्ष है। दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 ईस्वी में, और यह इनका अपूर्ण जो है उपन्यास रह गया था। इसके अलावा कलंक मुक्ति 1976। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनका सीरीज़ पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जो है रेणु जी के उपन्यास है और कौन से नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने उपन्यास पर। उपन्यास की कुछ प्रमुख जो तथ्य हैं उनकी तरफ चलते हैं।
तो देखिए फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्धि और उनके यश को युगों युगों तक सुरक्षित रखने वाला उनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल को माना जाता है। कहा जाता है कि मैला आंचल के प्रकाशन के लिए रेणु जी ने पटना की गलियों की खाक छानी, पत्नी लतिका के सारे गहने बेचे, तब जाकर कुछ मित्रों के सहयोग से समता प्रकाशन से यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। तो मैला आंचल सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? समता प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। मैला आंचल उपन्यास ने रेणु को साहित्य संसार में प्रथम कोटि के उपन्यासकारों के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि हिंदी के आंचलिक उपन्यास लेखक के रूप में अव्वल दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो जो इनका मैला आंचल उपन्यास है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और उनकी प्रसिद्धि का जो है आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ना कि वो प्रथम कोटि के उपन्यासकार की श्रेणी में आए, बल्कि आंचलिक उपन्यास में जो है उन्हें अव्वल दर्जे का उपन्यासकार माना गया है। रेणु जी स्वयं अपने मैला आंचल उपन्यास को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास की प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक ओम प्रकाश जी ने इस संस्करण की बची सारी प्रतियां समता प्रकाशन से खरीदकर उसे नष्ट कर नए कलेवर में अपने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, मैला आंचल की भूमिका में स्वयं रेणु जी ने कहा है, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींचते हैं, तब मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास की जो है रचना की थी। आगे देखिए, मैला आंचल कथा में विविधता को लेकर रेणु जी कहते हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल ही नहीं पाया। तो इसमें जो है सभी तत्वों को वर्णन किया गया है। आगे देखिए, रेणु जी ने पूर्णिया जिले के जिस गांव को कहानी के केंद्र में रखा वह गांव है मैरीगंज। ठीक है, वह गांव हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वस्तुतः यह केवल एक गांव की कहानी नहीं, अपितु भारत के प्रत्येक गांव की कहानी है जो अपने पिछड़ेपन में मैरीगंज ही है। तो मैरीगंज की अगर हम बात करें तो मैरीगंज नाम क्यों रखा गया है ये हमें आगे पता चलेगा। ये मैरी नाम पे रखा गया है। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास के 2 खंडों में विभक्त है। जो पहला खंड है उसमें 44 और द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं। ठीक है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, कुछ जो है परिच्छेद में जो महत्वपूर्ण है जिनका जिक्र हुआ है स्थानों का या नामों का, उनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये आजकल पूछा जा रहा है। तो पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदाबर्ज की कथा का जिक्र है। खंड 1 के परिच्छेद 15 में लौरिक या कुंवर विजयभान यानी कि विजयभान एवं विदापद नृत्य का जिक्र है। कौन सा नृत्य? विदापद नृत्य। विदापद नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे अपजस होइत जगत भरी हो गाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ पता चला है। जैसे कि खंड 1 के परिच्छेद 15 में जो है विजयभान और लौरिक की कथा का वर्णन है, विदापत नृत्य का वर्णन है और नृत्य के बीच में जो है विद्यापति गाने का वर्णन है। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है और उनकी कौन सी पंक्तियां हैं? भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। ठीक है, तो उनकी कुछ पंक्तियां दी हुई है जिसका जिक्र किया गया है। परिच्छेद 36 में देखिए हंस कुमार तिवारी की कविता का इसमें जिक्र किया गया है। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। आगे देखिए, परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जट्टिनी खेल खेला जाता है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा खेल खेला जाता है? जाट जट्टिन। यह खेल पुरुष नहीं देख सकते। परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगौरी सिंह मारा जाता है। इसमें जो संथाल टोली है वो सबसे ज़्यादा शोषित है।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संथाल टोली का सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो सबसे निम्न जो है वो कौन है, संथाल टोली है। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता है, ये महत्वपूर्ण ही है। आगे देखिए, स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न कार्यक्रम तय होते हैं: बलवाही, विदेशिया, कमला एवं महमदिया की नौटंकी कंपनी, धमदाहा शंकरपुर का विदापद, बस कगड़ा की बलवाही, औराही हिंगना की भटियाली बकैती। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरी मेहनत के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि मैं इसी तरह से मेहनत करके आपके लिए जो है वीडियो बनाती रहूं। दूसरे खंड की अगर बात करें तो देखिए, दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है, और परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम कौन रखता है, ममता रखती है, और उसका नाम क्या रखा जाता है, कुमार नीलोत्पल यानी कि नीलू। ठीक है, आगे चलते हैं। मेला आंचल उपन्यास के अगर पात्रों की बात करें तो मेला आंचल उपन्यास में करीब 256 पात्र हैं, जिन्हें 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, मुख्य पात्र, गौण पात्र और अन्य पात्र। तो देखिए, 256 पात्र जो हैं हमें याद तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो है मेन पात्र हैं उन्हें लर्न कर लेंगे। जो मुख्य पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं चाहे स्त्री पात्र हैं, जिन्हें ज़्यादा जो है वैल्यू किया गया है, वो हमें याद होने चाहिए। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत इस उपन्यास का जो है वो नायक है। वह क्या है, कर्मठ, कुशल, व्यवसायी, समाज सेवी और दोनों का हितैषी। तो वो एक डॉक्टर है और साथ ही साथ वो क्या है, कुशल, समाज सेवी और जो है समाज का हितैषी भी है। तहसीलदार विश्वासनाथ प्रसाद कानूनी दावपेच में माहिर और गांव का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति। और इसकी पुत्री कौन होती है, इसकी पुत्री होती है कमला। आगे है ठाकुर रामकृपाल सिंह, राजपूत टोले का प्रमुख, अनपढ़ किंतु चतुर व्यक्ति। कालीचरण गांव के युवकों का नेता, सोशलिस्ट पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता। सेवादास माया अथवा स्त्री के चक्कर में फंसा दुष्चरित्र महंत। बालदेव कर्मठ भावुक कांग्रेसी कार्यकर्ता। बानवदास बन सच्चा देशभक्त, गांधी जी का प्रतिरूप और शहीद। देखिए, बानवदास को जो है स्वयं रेणु जी ने गांधी जी का प्रतिरूप माना है। ठीक है, रामदास दुर्बल चरित्र महंत, चलितरदास साहसी डकैत। खिलावन यादव यादव टोली का नेता, ज्योतिषी काका, पंडित, ओझा, कूप मंडूक, प्राणी। और प्रमुख नारी पात्र देखिए, कमला तहसीलदार की अभागी भावुक पुत्री और प्रशांत की प्रेमिका। लक्ष्मी कीचड़ में फंसा कमल। ममता जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत की दोस्त है। ठीक है, गौण पात्र की अगर हम बात करें, गौण नारी पात्र, तो मौसी पार्वती गांव वालों की क्रूरता की शिकार विधवा स्त्री, जिस पर डायन का आरोप लगाया जाता है। मंगला चरखा सेंटर की मास्टरनी। आभा रानी कोमल हृदय कांग्रेसी कार्यकर्त्री। फुलिया अनेक प्रेम प्रसंगों में फंसी युवती। राम पियरिया रामदास का नासूर कुटिल युवती। राम पियरिया कौन है, जिसको रामदास जो है अपनी रखेल बना लेता है। आगे देखिए, गौण पुरुष पात्र। वासुदेव कालीचरण का दाहिना हाथ और दुर्बल युवक है। तहसीलदार हरगौरी अपनी धूर्तता का शिकार भ्रष्ट तहसीलदार है। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक। WG मार्टिन मैरीगंज गांव के नामकरण का मूलाधार सहृदय अंग्रेज। ठीक है, तो मैरीगंज नाम क्यों पड़ा है, किसने रखा है, WG मार्टिन ने रखा है। क्यों रखा है, अपनी पत्नी मैरी के नाम पर उन्होंने मैरीगंज नाम रखा है, जो कि काफ़ी सहृदय अंग्रेज है। सोमा जाट खूंखार व्यक्ति, खलासी, विवाह आतुर कामी व्यक्ति। लरसिंह दास धूर्त एवं कामुक साधु। रामकिशन बाबू अंग्रेजी कार्यकर्ता। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के नाम हैं, और कुछ अन्य पात्रों के नाम भी हम देख लेते हैं। ये ऐसे पात्र हैं जिनका उल्लेख उपन्यास में एक एक प्रसंग में हुआ है: राम नारायण, उधोजी भगत, रामबरन केथरी, सतकौड़ी, उचित दास,
गंगा प्रसाद यादव, सानिया मरमू, राजो लक्ष्मीदास, नारदास, कलश महतो, चुन्नी गुसाई, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरखू तेली, नागा बाबा और भोला बाबू। ठीक है, तो ये कुछ और नाम हैं जो कि इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेंगे। इस उपन्यास की कथा वस्तु पात्र प्रधान न होकर अंचल प्रधान है और इस दृष्टि से इस कथा का नायक मेरीगंज गांव ही है। ठीक है, तो मेला आंचल जो उपन्यास है उसकी विशेषता क्या है कि इसका जो है नायक कोई व्यक्ति नहीं अपितु पूरा का पूरा अंचल ही इसका नायक है। और अगर दूसरी प्रमुख बात की बात करें तो इसमें मिथिलांचल की जो पृष्ठभूमि है उस पर रचे गए उपन्यास में अंचल की भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत ही अधिक प्रयोग किया गया है और यह भाषा जो प्रयोग में आई है वो इतनी सार्थक है कि वहाँ के लोगों की जो है मनोस्थिति को बहुत अच्छे से व्यक्त करती है। ठीक है, मेरीगंज का नामकरण कथानायक के काल से 35 साल पहले मार्टिन ने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर किया था। मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली थी। इस उपन्यास में मेरीगंज के बाद सशक्त न्यायिक के पद पर जो पद का अधिकारी है वो डॉक्टर प्रकाश है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस उपन्यास का नायक कौन है? मेरीगंज गांव। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर प्रशांत जो है आते हैं नायक के पद पर। आगे चलते हैं। प्रशांत हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास कर पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पर डॉक्टर बना और उसकी माँ की भी यही इच्छा थी कि मतलब वो डॉक्टर बने। सन 1942 में देशव्यापी आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत को उपाध्याय परिवार के साथ नज़रबंद कर लिया गया था। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत सहरसा के मेरीगंज गांव में मलेरियालॉजिस्ट के रूप में अपना शोध कार्य करने हेतु आया था। इसके फैसले से डॉक्टर पटवर्धन नाखुश थे तो प्रिंसिपल साहब और ममता ने इनको खूब सराहना की थी। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्या बन कर आए थे? तो मलेरियालॉजिस्ट बन कर आए थे। और इनका समर्थन किसने किया था? ममता ने और प्रिंसिपल साहब ने। जबकि नाखुश कौन था इनके फैसले से? डॉक्टर पटवर्धन इनके फैसले से जो है काफ़ी नाखुश थे। आगे देखिए, मेरीगंज के लोगों के द्वारा ये पूछे जाने पर कि वह बंगाली है या बिहारी, तो इसका उत्तर डॉक्टर प्रशांत हिंदुस्तानी कहकर देता है। मेरीगंज में विश्वनाथ प्रसाद की लड़की कोमल को हिस्टेरिया के कारण बेहोशी का दौरा पड़ता है। यानी कि उन्हें कौन सी बीमारी है? कमला को बीमारी है हिस्टेरिया, जिसके इलाज में डॉक्टर प्रशांत खुद अपने दिल का मरीज हो गया। यानी कि वो जो है कमला से प्रेम करने लगता है। कमला भी डॉक्टर प्रशांत से प्यार करने लगती है। डॉक्टर प्रशांत होली के अवसर पर गांव में विद्यापद नाच देखता है। वह कमला से उत्पन्न नीलोत्पल को अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार करता है। ठीक है, कमला या फिर कह लीजिए कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की एकमात्र संतान है। अब अगर हम बात करें विद्वानों की राय की, तो ये पेज अभी तो नहीं आएगा, ये पेज गलती से लग गया है यहाँ पे। आगे देखिए, पहली जगह जहाँ बात चली वहाँ से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। मतलब कमला का जो है कई जगह रिश्ता टूट चुका है, उसको अपशगुनी कहते हैं। दूसरी उसको बीमारी है तो इस वजह से जो है उसका रिश्ता नहीं हो पाता है। ठीक है, और अंत में जो है वो डॉक्टर प्रशांत के बच्चे की माँ बनती है। कमली के लिए अंत में एक पचबरिया केथ को घर जमाई रखने के लिए लाया गया। माना जाता है कि उसी दिन कमली को मिर्गी आने लगी। लोगों का मानना था कि कमला मैया नदी जो कोशी क्षेत्र में बहती है की मनौती से जन्म ली है। वह नहीं चाहती है कि कमला की शादी हो, कारण कमला मैया भी कुमारी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अंधविश्वास इस कदर फैला हुआ है कि वो जो है कमला को ही उसका नदी का आशीर्वाद मानते हैं और वो कहते हैं कि ये नदी नहीं चाहती कि इसका विवाह हो। ठीक है, कमला नल दमयंती पुस्तक में नल दमयंती के नीचे प्रशांत और कमला लिख देती है। तो कौन सी पुस्तक का जो है जिक्र आया है? नल दमयंती। कमला डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव भी मानती है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कमला डॉक्टर प्रशांत को क्या मानती थी? तो माटी का महादेव। कालीचरण शुरू में बालदेव का चेला था, किंतु अपनी सूझबूझ से उससे भी आगे निकल जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, कालीचरण एक कसरती युवक है। इसे देखकर लक्ष्मी को आबुनुसी मूर्ति की याद आ जाती है। हरगौरी ने बलदेव को जूतों से मारा था, अतः कालीचरण कसम खाता है कि मैं हरगौरी का खून पीकर ही रहूंगा। क्योंकि जो कालीचरण है वो कौन है? बालदेव का शिष्य है। ठीक है। कालीचरण अखाड़ा में आ अली कहकर उतरता है। मंगला के बीमार पड़ने पर कालीचरण उसकी सेवा करता है। मंगला को वह मास्टरनी कहता है तथा अंत में मंगला से उसकी शादी भी हो जाती है। कालीचरण चंपापुर के मेले में पंजाबी पहलवान मुश्ताक के चेले चांद को कुछ ही मिनटों में हरा देता है। ठीक है, आगे देखिए, बालदेव मेला आंचल का वैसा पात्र है जो कहानी में सबसे अधिक उपस्थित रहा है। ठीक है, वो नायक तो नहीं है लेकिन वो सबसे ज़्यादा उपस्थित रहने वाला पात्र है। कौन? बालदेव। बालदेव चंदन पट्टी का रहने वाला है, किंतु एक घटना के बाद वो मैरीगंज में आके रहने लगा है। यानी कि वो मूल मैरीगंज का निवासी नहीं है बल्कि चंदन पट्टी का निवासी है। ठीक है, रेणु जी ने बालदेव के माध्यम से वैसे कांग्रेसी नेता का जिक्र किया है जो बड़ा नेता तो नहीं बन सका किंतु निष्काम भाव से पार्टी से जुड़ा रहा और अपनी सेवा में हमेशा लीन रहा। ठीक है, जो समाज की हमेशा सेवा करता रहा। विनम्रता और अहिंसा बालदेव के चरित्र के दो मुख्य गुण हैं। डॉक्टर प्रशांत के प्रथम बार मैरीगंज गांव आने पर बालदेव ही उनका जो है स्वागत करता है। बालदेव लक्ष्मी में साक्षात भारत माता के दर्शन करता है। आगे देखिए, रेणु जी बावनदास को गांधी जी का लघु संस्करण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि रेणु जी स्वयं मानते हैं जो बावनदास है वो गांधी जी का लघु संस्करण है। बावनदास की रूपाकृति के बारे में उपन्यासकार लिखते हैं, पूर्ण जन्म का फल अथवा सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थॉमस और प्यूटिलिटी, ग्लेड्स के हेर फेर, 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग, मोटे होठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी आवाज। आगे देखिए, तो बावन दास का जो शरीर है वो कैसा है? काफ़ी मोटा है। उसके पीछे जो है गर्भवती स्त्री छिप जाती अथवा छिपा दी जाती, यानी कि वो इतने मोटे थे। बावन दास ने जेल में सुपरिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ 25 दिन का अनशन किया था। ठीक है, आगे देखिए, बावनदास की मृत्यु कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद कापरा की अनीति का विरोध करने के कारण उसी की गाड़ी से कुचलकर की जाती है। क्योंकि जो बावनदास होता है कि वो क्या करता है कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है दुलार चंद, उसके अनैतिक कार्यों के बारे में जान जाता है और जिसका वह विरोध करता है, जिसके विरोध करते हुए उसे उसकी गाड़ी से कुचल दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है? जो उसका शरीर होता है उसको उठाकर पाकिस्तान में फिकवा दिया जाता है और बावनदास की जो झोली होती है उसको एक नदी पर टांग दिया जाता है। बावनदास की झोली को जिस पेड़ पर लटकाया गया है वहाँ चेथरिया वीर के नाम से उसकी पूजा होने लगती है। विश्वनाथ प्रसाद मेला आंचल के शोषक वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र है तथा दाव पेच में माहिर है। यानी कि विश्वनाथ प्रसाद जो है वो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफ़ी जो है कानूनी दाव पेच में माहिर है। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली के मुखिया हैं और पारबंगा के तहसीलदार। इनके पास कितनी ज़मीन है? तो 1000 बीघा ज़मीन है इनके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। कायस्थ टोली को गांव के अन्य जाति के लोग मालिक टोली कहते हैं तथा राजपूत टोली के लोग कैथी टोली कहते हैं। ठीक है, नए सर्जिकल मैनेजर के कहने पर विश्वनाथ प्रसाद ने तहसीलदार को पाप की गठरी कहते हुए तथा सूखी हड्डी समझते हुए इस्तीफा दे दिया था। स्त्री पात्रों में लक्ष्मी, कमली और ममता में लक्ष्मी इस उपन्यास की जितनी घटना और पात्रों से संबंध और संबद्ध रखती है उतना अन्य स्त्री पात्र नहीं रखती। ठीक है, तो पुरुष पात्रों में बालदेव है जो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो नज़र आते हैं घटनाओं में, और स्त्री पात्र में कौन है? स्त्री पात्र में लक्ष्मी है। ठीक है,
बेटी की तरह कहने वाला 50 वर्ष का बुढ़ा गिद्ध नरपशु उसे अपने सेवादास लक्ष्मी की अबोधावस्था में ही हवस का शिकार बना लेता है। ठीक है, तो जो लक्ष्मी है उसको 15 वर्ष की आयु से ही शोषण किया जा रहा है उसका, और उसका सबसे पहले शोषण कौन करता है, तो 50 वर्ष का जो उसका गुरु है सेवादास। सेवादास की तरह उसका चेला रामदास भी लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करता है और उसे गर्भवती कर देता है। अपने कुकृत्यों के कारण सेवादास सूरदास हो गया और रामदास को मृगी आने लगी। डॉक्टर ममता दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की पुत्री है, जिसने हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। ठीक है, आगे देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु ने ममता को शरत बाबू के उपन्यास की नारी बताया है, यानी कि उनकी तुलना शरत बाबू के उपन्यास की नारी से की है। आगे है, ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास क्या है, चाय। वह दिन में 10 से 15 प्याले चाय के पी जाती है। उपन्यास के स्त्री पात्रों में फुलिया का भी स्थान है। वह विधवा है और अपने पिता महंगू दास के यहाँ रहती है। उसका पति सहदेव मिसर के यहाँ नौकरी करता है। आगे देखिए, फुलिया चारित्रिक दृष्टि से एक कमजोर पात्र के रूप में वर्णित की गई है। ठीक, पहले जो है उसको किसके साथ पकड़ लिया जाता है, एक मिसर के साथ पकड़ लिया जाता है, सहदेव मिसर के साथ, जिसमें वो अपना गुनाह भी कबूल करती है। उसके बाद उसका विवाह हो जाता है, लेकिन जो उसका पति होता है उसकी अन्य स्त्री के साथ संबंध होते हैं, इसलिए वह उसके पास नहीं जाता। इसके बाद फुलिया अंत में किसी पैटमैन के यहाँ रहने लगती है और वो भी उसे उस किसी गुप्त रोग में फंसा कर किनारा कर लेता है। ठीक है, तो उसका भी जो है शोषण किया जाता रहा है हर जगह। मंगला मैरीगंज में कांग्रेस पार्टी की ओर से खुलने वाले चरखा सेंटर की मास्टरनी है। तो चरखा सेंटर किसने खोला है, कांग्रेस पार्टी ने। रमजूदास की स्त्री मैरीगंज की भ्रष्ट औरतों की सरदारनी है। वह कुटनी का भी काम करती है। वह गांव की औरतों को बिगाड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। राम पियरिया तंत्रिमा टोली की रहने वाली है तथा रामदास की दासिन या रखेल के रूप में आप कह सकते हो। यह एक फूहड़ किशोरी है। और राम पियरिया को जो मठ का नया महंत है वो क्या कहता है, डंपियाड़ी कहता है। और राम पियरिया ही वो स्त्री होती है जो लक्ष्मी को मठ छोड़ने के लिए विवश करती है। ठीक है, आगे देखिए, पार्वती की माँ गांव वालों को मौसी के नाम से विख्यात है। वह विधवा है। गांव के लोग उसे अपशगुनी या डायन कहते हैं। गणेश पार्वती की माँ का नाती है। राम कृपाल सिंह के पास अपनी पुश्तैनी 300 बीघा जमीन है और विश्वनाथ के पास कितनी है, 1000 बीघा जमीन। राम कृपाल सिंह राजपूत टोली का मुखिया है और विश्वनाथ प्रसाद कौन सी टोली के मुखिया थे, मैंने अभी आपको बताया था कौन सी टोली के मुखिया थे, वो कायस्थ टोली के मुखिया थे। ठीक है, और ये राजपूत टोली के मुखिया हैं। डॉक्टर मार्टिन क्या करते थे, मैरीगंज में नील की खेती करते थे। मेला आंचल उपन्यास में एक प्रसंग में बिहार के 2 कवि विद्यापति और रामधारी सिंह दिनकर का भी वर्णन किया गया है, या फिर आप कह सकते हो जिक्र किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं मेला आंचल के कुछ महत्वपूर्ण कथन। ये काफ़ी बड़ा उपन्यास है। अगर हम उपन्यास पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जो है मैंने मेन पॉइंट्स को ही हाईलाइट किया है और उन्हीं को मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप इसे भी कर लेते हैं तो आपका ये लगा लीजिए 80% जो है उपन्यास हो जाता है। ठीक है, वह नए संसार के लिए इंसान को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहता था। इंसान है कहाँ, अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। कौन कह रहा है, डॉक्टर प्रशांत। क्योंकि जब वो जाता है और वहाँ पे देखता है किस प्रकार जो है शोषण किया जा रहा है इंसान के द्वारा इंसान का, तो वह काफ़ी दुखी होते हैं और वो कहता है सबसे पहले मुझे इन्हें जागरूक करना होगा अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ।
सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। मैं आपकी मीठी बातों में भुलावा नहीं देना चाहता। मैं आपको मीठी बातों का भुलावा नहीं देना चाहता। वह कांग्रेस का काम है, मैं तो आग लगाना चाहता हूँ। कौन कहता है? कालीचरण। कालीचरण कहता है कि मैं तो मतलब आपको अपने हक के लिए खड़ा करना चाहता हूँ, उसके लिए आपके दिलों में आग लगाना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने हक की लड़ाई लड़ सके। मैं आपको मीठी बातों का भुलावा नहीं दे रहा। वो काम किसका है? कांग्रेस का है। हम मैरीगंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं, बालदेव कहता है। ठीक है, आगे देखिए। संथाल लोग गांव के नहीं बाहरी आदमी हैं। ये कौन कहता है? विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं। अस्पताल में कराते हुए रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं होता है। डॉक्टर ममता बोलती हैं। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूर को भी मेंबर बना लिया जाता है। वासुदेव के ये कथन है। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। आप अपना काम देखे बिना कुएं के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। कौन कहता है? बालदेव कहता है। अबला नारी हर जगह अबला ही है, रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत। औरत होना चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक ऐसा है, औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। ये कौन कहती है? मंगला देवी के संदर्भ में ये कहा गया है, क्योंकि उनका जो है आश्रम में भी शोषण किया जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए। और अंत में देखते हैं रेणु और मैला आंचल के विषय में विद्वानों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखिए, उपेंद्रनाथ अश्क ने क्या कहा है। उपेंद्रनाथ अश्क कहते हैं कि रेणु गायन और वादन शास्त्र के पंडित मालूम होते हैं। ढोल हो, मृदंग हो या दूसरा साज, नृत्य का गीत या लोकगीत की तान, जहाँ जहाँ भी उन्होंने वर्णन किया है शब्दों में जान डाल दी है। ठीक है, तो ये किसके विषय में कहा गया है? उपन्यासकार के विषय में कहा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि मैला आंचल के विषय में कहते हैं, मैला आंचल में नई चीज है, लोक संस्कृति का वर्णन, लोकगीत, लोक नृत्य के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। आगे है नेमीचंद्र जी की पंक्तियां देखिए। नेमीचंद्र जी कहते हैं कि भारत की अतुलनीय लोक संस्कृति की अपूर्व संपत्ति का इस पुस्तक यानी कि मैला आंचल में सर्वथा नवीन प्रयोग है। और सुभाष कुमार रेणु यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु को लोक संस्कृति का महागायक मानते हैं। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान के अनुसार गोदान में अगर आज़ादी के पहले के भारत के गरीब और अमीर, किसान और जमींदार के परस्पर संबंधों का यथार्थ चित्र पेश किया गया तो मैला आंचल में आज़ादी के बाद का है। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं, मैंने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा महान उपन्यास माना है। और डॉक्टर अशोक कुमार आलोक कहते हैं, रेणु के मन में गांव की मिट्टी का मोह सवार था। ग्रामीण संस्कृति, लोककला, लोकगीत, संगीत, नृत्य, बोलचाल, रहन सहन आदि में उन्हें बेहद लगाव था। आगे देखिए गोपाल राय क्या कहते हैं। गोपाल राय कहते हैं कि हमारी दृष्टि मैला आंचल के उन्हीं पक्षों पर रही जिनकी ओर आलोचकों का ध्यान तो गया, पर उनका वैज्ञानिक ढंग से विवेचन अब तक नहीं हो पाया है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसने कही है? गोपाल राय ने। रामविलास शर्मा कहते हैं, फिर भी मैला आंचल एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो उसे प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ता है। बहुत कम उपन्यासों में पिछड़े हुए गांव के वर्ग संघर्ष, वर्ग शोषण, वर्ग अत्याचारों का ऐसा जीता जागता चित्रण मिलेगा। रामविलास शर्मा ही कहते हैं कि गोदान और मैला आंचल में अंतर यह है कि गोदान प्रेमचंद का आखिरी और मैला आंचल रेणु का प्रथम उपन्यास है। यह तथ्य अवाक कर देने वाला है। ठीक है, तो ये था आज का उपन्यास हमारा मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास था और इसमें हमने जो है सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर दृष्टि डाली है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।